से अगर हम 15-20 साल पर कर लें, लोग पत्रकारों से डरते थे कि अगर कोई गलत काम कर रहा है कि पत्रकार कि हमारा पर्दाफाश कर देगा। कि सरदार हैं तो खालिस्तानी बता दो, मुसलमान हैं तो पाकिस्तानी बता दो। ये जो ट्रेंड है ये आम लोगों को छोड़ दीजिए, ये मीडिया तक आ गया। ये बाकी लोगों का तो छोड़ दीजिए, ये अब इजीली कर दो। लेकिन अंत में क्या हुआ? किसान आंदोलन बैठे रहे, अंत में जीत तो उनकी हुई, हार किसकी हुई? एट द एंड ऑफ द डे ये मीडिया की हार हुई ना। आपको अपने खबर में जो आपको बायस्ड खबर लगता होगा, ये बायस्ड है, तो आप किस तरह से इसमें सामंजस्य बैठा के इसको कवर करते हैं? तो आपके पास कभी ऐसी कोई घटना ऐसी आई है जिसको कि दबाने का आपको कुछ कॉर्पोरेट का प्रेशर हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो, लेकिन आपने उस घटना को? और अभी दिक्कत हो रही है, अभी कई सारे जो इंडिया के डिप्लोमेटिक इशूज हैं वो आप मीडिया ने क्रिएट की। भारत माता की जय, जय श्री राम का क्या ऐसा उल्टा क्या है? क्या कोई श्री राम को पूजा करने वाला भारत माता की पूजा नहीं कर सकता है? तो आप अपनी किताब में इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको किन संकटों का सामना करना पड़ा है? अब उसी में कश्मीरी फाइल्स जैसी फिल्म आई, वो सुपर हिट हुई, लोगों ने देखा। हमारे चाहने या नहीं चाहने से गलत तो नहीं हो जाएगा, वो फिल्म चली, लोगों ने देखा, लोगों ने पसंद किया, फिल्म सुपर हिट हुई। तो हम लोगों ने किताब में कैसे फिल्मों में भी कैसे राष्ट्रवाद हिंदुत्व का प्रयोग हुआ। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। नाम तो आपको याद ही होगा, टी टॉक विथ एसपी। आज आप सबके सामने हैं हमारे गेस्ट, वरिष्ठ पत्रकार, एनबीटी के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा जी। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, और आपके तमाम दर्शकों और श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। नरेंद्र नाथ जी, आपको तो ऐसे सारे लोग जानते हैं, और जो नहीं भी जानते, अगर आपका नाम गूगल करेंगे तो आपके बारे में सारी जानकारियां मिल जाती हैं। तो आपका परिचय चंद शब्दों में मैं नहीं दे सकती, पर थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिकल बीट्स, पार्लियामेंट, हर चीज कवर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सीधे पार्लियामेंट या पॉलिटिकल बीट में आए, जैसे सारे पत्रकार आते हैं। इन्होंने हर क्षेत्र को कवर करते हुए आगे आए हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स बीट हो या कोई भी बीट हो। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इंटरव्यू कर चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि नरेंद्र नाथ मिश्रा जी अपनी शुरुआत की जर्नी के बारे में बताएं कि पत्रकारिता को इन्होंने अपना कैरियर चुना, तो क्या ये बचपन से, जैसे कि आम लोगों का रहता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, तो क्या इन्होंने भी डॉक्टर इंजीनियरिंग की तैयारी की? ये अपने जीवन के बारे में बताएं कि ये किस तरीके से पत्रकारिता में कैसे आए। ये सही बात है कि हम लोग जिस सामाजिक परिवेश से आते हैं वहाँ पे कुछ फिक्स्ड दायरा होता है, और संयोग से हम लोगों का जो दौर था 90s जिसको कहते हैं, उसमें कई सारी चेंजेस हो रही थी, ग्लोबलाइजेशन हो या अलग अलग। पहली बार अगर हम देखें तो हम लोगों का जो जनरेशन था उस लोगों ने अपने कैरियर को डाइवर्सिफाई किया। उसमें भी पत्रकारिता वो उस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था, वो सॉफ्टवेयर या बाकी चीज़ें, डॉक्टर इंजीनियर के बाद डाइवर्सिफाइड हुआ। अब जैसे कोई एक चीज़ लोग कहे कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट आप क्यों आए और कैसे आए, वो एक ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल, एक बिल्कुल। अब अगर आप जाके पीछे मुड़ के देखते हैं तो शायद इंटरेस्ट था, क्योंकि जीके से मेरा हमेशा लगाव था। जब ये मुझे याद है कि मुझे जीके अच्छा लगता था, मुझे करंट अफेयर्स अच्छा लगता था, मुझे अखबार पढ़ना अच्छा लगता था। तो उससे लगता है कि जो सेट है डॉक्टर इंजीनियर, उसमें इन सब चीज़ों का जगह नहीं थी। तो मुझे लगा, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर भी नहीं कर सकते थे। तो शायद इन्हीं सब के बीच में मुझे लगा कि ये एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप अपने पसंद के साथ रह सकते हैं। वहाँ था ये शुरू में स्ट्रगल, इसमें बहुत है, ये हम लोग जानते हैं, और स्ट्रगल रहा भी। पटना से शुरू किया, पटना में हिंदुस्तान, जागरण, दोनों अखबारों में काम किया। फिर हिंदुस्तान का मुजफ्फरपुर एडिशन खुला, वहाँ फिर उसके लॉन्चिंग टीम में रहा। फिर जागरण का एक नया प्रयोग हुआ है आई नेक्स्ट, उसके कई सारे एडिशन को मैंने लॉन्च किया। वो एक इंडिया में अपनी तरह का पहला बाइलिंगुअल वो था, तो उसके कई सारे एडिशन के लॉन्च में मैं उसमें रहा। फिर कानपुर के एडिशन को हेड किया, फिर अमर उजाला आए, उसके बाद फिर यहाँ पे नवभारत टाइम्स में रहे, और तो तमाम चीज़ों में। और तमाम, जैसे आपने कहा कि वो आज की तारीख में मैं इस खुद सेटिस्फाइड हूँ कि बिहार के एक मुखिया का चुनाव से लेके अमेरिका का प्रेसिडेंट चुनाव तक ये मैंने कवर किया है, और ये कम लोगों को इतना मौका मिल पाता है। जो बिहार में मुखिया का चुनाव करते हैं उनको अमेरिका का मौका नहीं मिल पाता है, और जो अमेरिका का चुनाव करते हैं वो मुखिया का चुनाव नहीं देखते। तो मुझे कम से कम आज की तारीख में जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन है, और कोई ये नहीं है कि कोई कैरियर क्यों चुना, नहीं चुना। ठीक है, हर जगह के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ जी। अच्छा, आप तो मतलब बचपन से मुझे लगता है कि आपका इंटरेस्ट शायद शुरुआत के दिनों से ही पत्रकारिता में रहा है, और
इतने सालों से आप पत्रकारिता करते आ रहे, हर बीट पे, हर स्ट्रीम में राजनीति, सामाजिक, हर क्षेत्र को आपने कवर कर लिया है। तो आप पहले, आज से 15 साल के पहले की पत्रकारिता की बात करें और अभी जो पत्रकारिता में जो है, उस परिवेश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं? बहुत बदलाव हो गया। मतलब जब हम लोग आ रहे थे तभी वो उस समय भी बदलाव की बात हो रही थी। और हमेशा जब भी आप देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, बदलाव हमेशा होता है। बिल्कुल। आप ये देखेंगे कि सिर्फ पत्रकारिता की बात नहीं है, हमेशा आप आएँगे तो बोलेंगे मेरे ज़माने में ऐसा होता था। तो बिल्कुल। एक स्टैंडर्ड है कि हर ज़माने के साथ बदलाव तो होता है। जी, जी। लेकिन ये अगर इस 15 साल में जो कुछ चीज़ें जो बदलाव हुआ इस तरह से, तो पहले कम से कम ठीक है, हर जो दबाव होता है या चीज़ें होती हैं कहीं नहीं जाती, वो सब हमेशा हर जगह पे रहा है, चाहे यूपीए हो या उससे पहले वहाँ भी रहा है। शायद अभी कुछ दिनों से इतना प्रो एस्टैब्लिशमेंट जो मीडिया है, ऐसा शायद हमने क्या मतलब कई सारे पहले कभी नहीं देखा गया कि है। जैसे पक्षपाती, मतलब एक पक्षधर इस प्रो एस्टैब्लिशमेंट, अब जैसे इमरजेंसी के समय में कुछ कहा गया वो हुआ, तो एक छोटा सा दौर था, 1-2 दौर साल था। का दौर था, उसमें फिर ठीक हो गया और उसके बारे में बाद में कहीं भी गई, लिखी भी गई। तो लेकिन अभी जो लंबा दौर है कुछ 7-8-10 सालों से, ये एक तरह से जो काफ़ी इंक्लाइंड एक ही साइड का एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट जो आप दिखा रहे हैं। जैसे लग रहा है पीआर कैंपेनिंग चल पीआर रही नहीं, है। मतलब आपको देखिए, मीडिया के बारे में कहा जाता है जो एक कॉपी बुक स्टाइल में, कि मीडिया का काम ये नहीं होता है कि सरकार ने क्या अच्छा किया, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए नहीं होता है। लोग कई बार आज की तारीख में सवाल करेंगे कि बहुत ही प्रो गवर्नमेंट, आपको तो सब निगेटिव ही दिखाई देता है, सरकार बहुत कुछ अच्छा भी तो करती है, वो आप लोग बात नहीं करते हैं। वो उनका तर्क होता है कई बार जी, जी। इस मीडिया को डिफेंड करने में। लेकिन वो ये भूल जाते हैं जो सरकार अच्छा काम कर रही है या जो सरकार का अच्छा काम का प्रचार होना चाहिए, उसके लिए जो लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से कई सारे संस्थाएं बनी हुई है, पीआईबी है, एडवर्टाइजमेंट है, बिल्कुल, दूरदर्शन है, बिल्कुल। जो जनता के पैसे पे करोड़ों रुपया देके सरकार बताती है कि हमने ये काम किया है। बिल्कुल, वो माध्यम है उनके पास ऑलरेडी, पीआर कैंपेनिंग भी उनकी चलती उनके है, ऑफिशियली है, दूरदर्शन है या वो सरकार पूरे पेज पे विज्ञापन देती है, जी, जी, जी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है। तो एक सरकार की पूरी तंत्र है ऑफिशियली, वो ऑन पेपर, जिस पर सरकार का करोड़ों खर्च होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, हजारों करोड़ का बजट बनता है उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो है ही। तो वो जो सरकार ने क्या अच्छा काम किया उसको बताने के लिए एक सरकार के सिस्टम के, सारी सरकारों में एक व्यवस्था है। तो ये मीडिया भी अगर उसी में लग जाएगी तो फिर सरकार का काम बचा, सरकार का काम कहाँ बचा हुआ है वो कौन बताएगा? फिर आम आदमी क्यों न्यूज़पेपर? तो सरकार का काम कहाँ बचा हुआ है? बिल्कुल। तो मीडिया का काम ये कहा जाता है कि आपने कितना काम किया, ये नहीं कितना काम बचा हुआ है ये बताना मीडिया का काम होता है। यहाँ पे मीडिया चूक रही है आज की। तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, अभी तो लोकतंत्र के मुझे लगता है सारे स्तंभों की बात करें, अभी हाल में हमने सुना कि जज के ऊपर जूते चले हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही, तो आप मीडिया भी एक चौथा स्तंभ है, और भी स्तंभ है, ये किस तरह से धराशायी हो रहे हैं? अब देखिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है नहीं है, कारण वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चीफ जस्टिस के ऊपर कोई जूता फेंक दे तो चलिए, चूंकि वो वकील थे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जूता फेंकने वाले का जिस तरह से महिमा मंडन किया गया, जी, 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 और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में वो जूता फेंकने वाले का इस तरह से मैंने देखा, मैंने पोस्ट भी किया था, इस तरह से इंटरव्यू आ रहा था जैसे उसे कोई पद्मश्री मिला हो, उस तरह से उसका इंटरव्यू आ रहा है। जब इस तरह का रवैया आता है तो और कई लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरा हमेशा होता है कि आप समझ नहीं रहे हैं। मैं आज की तारीख में उन सारे लोगों से कहूँगा कि वो समझ नहीं रहे हैं, वो किस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। कल जाकर यही चीज़, यही भीड़ जब उनकी तरफ मुड़ेगी तो वो अपने आप को अकेले पाएंगे और इसके लिए वो जिम्मेदार भी खुद को पाएंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, मतलब नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आप अगर कुछ लिख रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, एक तबका ऐसा है जो उसको दबाने पे लग जा रहा है या उस चीज़ को बिल्कुल तथ्य की बात नहीं कर रहा है। तो जो ये मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि मीडिया अपने आप को या अपनी छवि बचाने में वो किस तरह से सक्षम हो पा रहा है? क्या मतलब
एक जैसे कि कहते हैं कि पत्रकार पहले, आज से अगर हम 15-20 साल पर कहें, लोग पत्रकारों से डरते थे कि अगर कोई गलत काम कर रहा है कि पत्रकार कि हमारा पर्दाफाश कर देंगे। तो अगर आज पत्रकार भी उन चीज़ों को नहीं अनबायस्ड होके दिखा पा रहे, तो आप क्या कहेंगे? उनके लिए क्या उपाय है? मैं खुद 2 एग्ज़ाम्पल से आपको अपने खुद के पर्सनल स्तर पे एग्ज़ाम्पल से बता देता हूँ कि हम लोगों ने दिल्ली में 2 बहुत बड़े आंदोलन को मैंने कवर किया। जी, जी। एक अन्ना आंदोलन रहा था, हुँ, हुँ। उसमें अन्ना के समय का आप मीडिया देख लीजिए, बिल्कुल। किस तरह से सरकार के खिलाफ अन्ना के साथ खड़ी थी और बहुत ही मजबूती से खड़ी थी। कि आपके ऊपर उसमें गैस के गोले वगैरह भी हाँ, और फुटेज सब वगैरह? लोग हम लोग लग रहे थे और तब के मंत्री थे, एक मंत्री थे सूचना प्रसारण मंत्री, उन्होंने इस अन्ना आंदोलन में के जुड़े लोगों को नक्सली बता दिया। तो उनका इस तरह से विरोध हुआ कि मंत्री पद तो उनका गया ही और बहुत दिनों तक वो टीवी पे नहीं दिखे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब आंदोलन के साथ मीडिया थी, जो भी उसके मतलब लग रहा था कि और सरकार पे दबाव, आंदोलन और मीडिया दोनों का समान रूप से दबाव था। फिर आप देख लीजिए 2020 में 21 में हम लोगों ने देखा किसान आंदोलन, किस तरह से उसको मीडिया लग रहा था कि जैसे मीडिया ने उसे अपने व्यक्तिगत रूप से उस आंदोलन को विरोध बना लिया। बिल्कुल, लग रहा था वो जो समर्थन कर उसको रहा है वो खालिस्तानी बता माओवादी रहे नक्सली थे, है। खालिस्तानी बता रहे थे सरदार, चूँकि सरदार हैं तो खालिस्तानी बता दो, मुसलमान हैं तो पाकिस्तानी बता। ये जो ट्रेंड है ये आम लोगों को छोड़ दीजिए, ये मीडिया तक आ गया। ये बाकी लोगों का तो छोड़ दीजिए, ये अब ईज़िली कर दो। लेकिन अंत में क्या हुआ? वो सारे किसान आंदोलन बैठे रहे, अंत में जीत तो उनकी हुई, हार किसकी हुई? एट द एंड ऑफ द डे ये मीडिया की हार हुई ना। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मीडिया की हार भी हुई और मीडिया ने अपनी प्रासंगिकता भी खो गई। और इसी दौरान आप देखिएगा ये जो तमाम अल्टरनेटिव मीडिया, तमाम जो अलग-अलग इंडिपेंडेंट मीडिया का जो उदय हुआ देश में, या तमाम तरह के यूट्यूबर सामने आए, इंडिपेंडेंट मीडिया आए, वो लोग किसकी कीमत पे आए? इसी मेन स्ट्रीम मीडिया की। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम सही तरीके से कर रही होती तो उनका उदय नहीं होता। और आज की तारीख में पक्ष हो विपक्ष हो, ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में करते रहते ना। अब ये नहीं, आज की तारीख में पक्ष हो विपक्ष हो, मैं तो क्लोजली देख रहा हूँ, वो उनको मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में कोई चिंता ही नहीं होती है। वो चुनाव प्रचार के लिए यूट्यूबर इंडिपेंडेंट मीडिया की ओर बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ से लोग आज वहाँ देख रहा है। टीवी की व्यूअरशिप लगातार कम होती जा रही है। कल तो मैंने देखा एक लीडिंग चैनल के मालिक एक जगह पे भाषण दे रहे थे कि वो बता रहे थे किस तरह से क्रेडिबिलिटी का इशू है, किस तरह से अब कोई टीवी नहीं देख रहा है। वो मालिक खुद कह रहे थे कि अब हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग सबसे खराब संकट के काल से जो गुजर रहे हैं। तो अगर वो हो रहे हैं तो उनको देखना चाहिए इंट्रोस्पेक्ट। और जो लोग हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो अभी जो भीड़ के साथ चलते हैं वो सबसे कमज़ोर आदमी होते हैं। जैसे ही भीड़ छटती है वो अकेले में बड़ा कमज़ोर दिख जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि जैसे आप एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप पॉलिटिकल बीट्स में खबरें कवर करते होंगे, और अभी जो दौर चल रहा है, तो आपको अपने खबर में जो आपको बायस्ड खबर लगता होगा, ये बायस्ड है, तो आप किस तरह से इसमें सामंजस्य बैठा के इसको कवर करते हैं? देखिए, कई वही वजह एक होता है कि दबाव, वो दबाव हमेशा से रहा है, दबाव का दौर वो हमेशा रहा है। लेकिन दबाव के बाद कहीं ना कहीं मीडिया उससे आगे निकल गई। अब जैसे कहा ना कि आप ये मुझे नहीं लगता है कि ये किसी का दबाव होगा कि कल किसी ने जूता फेंका तो उसका महिमंडन कीजिए और उसका पद्मश्री का इंटरव्यू कीजिए। मैं आपको बताऊँ, ये दबाव को किसी का नहीं होता। सरकार भी नहीं चाह रही होगी, ये सरकार भी बहुत खुश नहीं होगी। लेकिन अब मीडिया चूंकि एक लेवल को जब आगे बढ़ जाते हैं ना, तो उसको पता नहीं होता कि वो क्या गलत कर रहे हैं। जी। तो दबाव अपनी जगह पे, और मैं वो कह रहा हूँ कि जब दबाव, कई बार होता है कि दबाव, आडवाणी कहा था कि झुकने कहा तो वो लेट गए। तो ये सब दौर में होता है, उस समय भी हुआ था, ये आडवाणी का जी का बयान था, उन्होंने भी देखा इस दौर को। तो वो एक वही इतिहास अपने आप को दोहराता है। अभी लेट क्या गया, अभी तो वो खुद उनके साथ हो गए, जो इवन कई बार जो सरकार भी नहीं चाहती उनके बिहाफ में ये कुछ ज़्यादा बैटिंग कर लेते हैं। तो ये तो एक इशू है, ये गंभीरता इशू। ये तो आपके पास कभी ऐसी कोई घटना ऐसी आई है जिसको कि दबाने का आपको कुछ कॉर्पोरेट का प्रेशर हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो, लेकिन आपने उस घटना को दिखाया हो? देखिए, कई सारे आप सार्वजनिक रूप से आप ये बात तो नहीं कर सकते हैं, और मुझे, लेकिन मैं आपको इस पुख्ता के साथ कहता हूँ कि एक दबाव होता है, और वो दबाव ऐसा नहीं कि वो आज की बात है, वो हमेशा से होता है वो सब। लेकिन उस दबाव में जो पतन जो हुआ है और जो चीज़ें, जो आरोप लगते हैं, उसमें खुद मीडिया के अंदर के लोगों का अधिक दोष है।
वो एक आपने कहा कुछ और उसको करने के लिए आप इस तक चले आते हैं, तो ये मुझे लगता है कि आप किसी को दोष देने के बजाय आप खुद अंदर झांकिए। टीआरपी के लिए जैसे एक कोई भी सरकार होगी वो क्यों नहीं चाहेगी उसके पक्ष में खबर है, कौन किसको बुरा लगेगा, क्यों नहीं चाहेगा। जैसे रिया चक्रवर्ती का केस देख लीजिए। हाँ, तो कोई अगर कहेगा, जी न्यूज के सीईओ ने भी माफी मांग ली अंत में। बाद में माफी मांगी, जिस तरह से वो लोग करते हैं, जिस तरह से अब कोई आदमी तो नहीं चलता है ना। मैं जानता, मुझे पता है कोविड के दौरान जब पूरे उस कोविड के लिए तबलीगी जमात मुस्लिमों को दिया जा रहा था, मैं उसमें मैं जानता हूँ कि सरकार बहुत खुश नहीं थी इस रिपोर्टिंग से, किसी को नहीं लगेगा, ग्लोबल स्तर पे उसकी ये होती थी। लेकिन मीडिया का आप देखिए, कई बार जब बहुत ही हाइपर हिंदू मुस्लिम डिबेट करते हैं तो सरकार को दिक्कत होती है। मुझे पता, मुझे जानकारी है कि सरकार बहुत खुश नहीं होती है। अच्छा, क्योंकि ठीक है आपको बिहार यूपी बाकी जगह आपको वाह कर, सरकार उन चैनलों को ऐड क्यों दे रही है अगर? अब वो ठीक है वो, लेकिन कई बार ग्लोबल स्तर पे दिक्कत होती है। जी। आप जो कुछ कह रहे होते हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार यूपी में लोग देख रहे होते हैं, उसका वहाँ भी असर होता है। सरकार को दोनों तरफ देखना है। और अभी दिक्कत हो रही है, अभी कई सारे जो इंडिया के डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं वो आप मीडिया ने क्रिएट की। खास करके 2 देश का नाम लेके आप देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान से कभी रिश्ते अच्छे नहीं थे। मैं फ्रेंडली कंट्रीज कह रहा हूँ, बांग्लादेश, नेपाल और खाड़ी देश यूएई, कतर जैसे देशों के साथ जो भी इश्यूज होते कई बार, वो हमेशा ये हमारे फ्रेंडली कंट्री रहे हैं। मीडिया ने इस तरह से हाइपर नेशनलिज्म के नाम पे इन देशों से रिश्ते खराब किए। तो ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं है, और सरकार इससे चिंतित कभी नहीं होती है। तो कई बार जो मीडिया भी एक इस दौर में चली गई जहाँ से इसकी वापसी किस तरह से होगी और कैसे होगी ये अभी किसी को पता नहीं है। जी अच्छा, देखिए आजकल पत्रकारों में शायद गिने चुने हम बचे हैं जो अनबायस्ड, बाकी 2 खेमों में बट गया। कि मैं नहीं कहती हूँ इस सरकार के पक्ष, एक धुड़ विरोधी है, एक पूरे पक्षधर है। तो उस अनबायस्ड में एक आपका भी नाम आता है कि आप प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी इंटरव्यू करते, वो भी आपको टाइम दिए, और राहुल गांधी का भी आपने उसी समय कुछ पहले किया। और एक चीज़ है कि आपने दोनों खबरों को बिल्कुल बैलेंस तरीके से बनाया। तो आप ऐसा क्या, मतलब किस तरीके से अपनी पत्रकारिता को करते हैं कि आपके एक ट्वीट से योगी प्रशासन पे हिल जाता है, और हाल में एक आया है कि पाकिस्तान की कम्युनिकेशन मीडिया ने भी आपके उस पर कुछ बोला है। तो ऐसी क्या आपकी पत्रकारिता में दम है कि देश में तो लोग हिलते ही हैं, देश के बाहर पाकिस्तान ये ओवररेट होती है कि कोई दम है या कुछ रखता है या कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा। आप खबर को खबर की तरह, यही सबसे बड़े त्रासदी है कि खबर को खबर की तरह आप लिख दे रहे हैं, जिसने कहा उसको उसी तरह से लिख देते हैं आप। तो ये मिनिमम वर्क है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये मिनिमम वर्क को भी लोग समझने की आपने बड़ा काम कर लिया तो ये मेरी सफलता नहीं है। अच्छा। ये क्या दूसरों ने खराब क्या चल रहा है ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर किसी ने कुछ अगर बोला, कई सारे नेताओं से बात करते हो तो वो खास करके विपक्ष से, वो देखिए आप लोग मतलब आप खेल नहीं कर दीजिएगा के लिए भी उनको क्रेडिट देना चाहते हैं जो असफल हो रहे हैं। आप कई सारे नेता लोग बात करने के बाद बड़ा मतलब बहुत ही बेचैन होकर रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसा मैंने कहा आप वैसे ही लिखिएगा। अच्छा, ये कहने की बात है क्या? जो मैं कह रहा हूँ आप वही टेलीकास्ट कीजिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगे उसमें से काट के कुछ इस तरह से आप ये कर दीजिएगा, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज की तारीख में अगर नेताओं को डर लगता है और पत्रकारों को बात करने के बाद वो एकदम डरे रहते हैं, तो ये और आपने बातों जिस तरह से मैंने कहा आपने उस तरह से अगर परोस दिया तो ये तो आपका मिनिमम एक्सपेक्टेशन है ना। जी जी बिल्कुल। तो इसमें आपका सक्सेस क्या है? जो मैंने कहा उसे आपने दिखाया, ये आपसे मिनिमम अपेक्षा आपसे की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रस्ट इशू नहीं तो बने, ये मिनिमम है। और उसमें अगर मैं बोलूं कि देखिए आपने कितना बड़ा काम किया, जैसा मैंने कहा आपने वैसा ही दिखाया, तो ये आपकी तारीफ नहीं है, ये क्या चल रहा है आसपास, ये उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा है। जी जी। अच्छा, आपने जैसे इस परिवेश में सब 2 खेमों में बैठे थे, जब आपकी बुक का हेडिंग मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं ये बुक चलेगी कि नहीं चलेगी, या फिर इस पे कुछ राइट्स ना हो जाए। जैसे इसका हेडिंग है इंडिया ऑन द मूव व्हेन जय श्री राम मेट विथ भारत माता की जय। आजकल मतलब अगर एक आदमी भारत माता की जय बोल देता है, लिखेंगे हम अगर किसी कमेंट पे भारत माता की जय, तो दूसरा उसके नीचे लिख देगा जय श्री राम। ये 2 लगता है कि 2 अलग, पहले शुरुआत में मुझे समझ में भी नहीं आता था भारत माता की जय, जय श्री राम का क्या ऐसा उल्टा क्या है? क्या कोई श्री राम को पूजा करने वाला भारत माता की पूजा नहीं कर सकता? तो आप अपनी किताब में इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको
किन संकटों का सामना करना पड़ा? नहीं देखिए, इसमें इस किताब के टाइटल का मतलब ये था कि खास करके हम लोगों ने लिए जेएनयू में जो घटना घटी थी जिसके जी। बाद से, तो अभी तक 2014-15 तक हिंदुत्व की राजनीति सबने देखी थी। अभी क्या हो रहा है, हिंदुत्व पे जो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था वो पीक था, तो बात तो वहां तक हुई थी। हिंदुत्व की राजनीति कोई देश में नई नहीं थी। नई क्या थी कि राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दोनों मिल गया था जी। अब रोड पे हम लोग देखते थे कि जिस तरह से 16-17 में याद होगा कि कांवड़ चलता था, उसमें तिरंगा झंडा और इधर दोनों, तो ये तो दोनों का प्रयोग था। भारत माता की जय राजनीतिक मुद्दा नहीं था। तो बाद में किसी को आप देखते हैं, किसी को आप टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, आप तो एंटी नेशनल हैं, अब पाकिस्तान हो गए, जेएनयू गैंग है, ये पाकिस्तान ये सबको, ये पहले पॉलिटिकल नहीं था और इस पॉलिटिक्स में सफलता भी मिली जी। और ये सिर्फ समाज में या आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप तक ही सीमित नहीं था, सब जगह इसका असर देखा गया। तो उसी असर को हम लोगों ने हर तरह दिखाया। अब उसी में कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म आई, वो सुपर हिट हुई, लोगों ने देखा। हमारे चाहने या नहीं चाहने से गलत तो नहीं हो जाएगा, वो फिल्म चली, लोगों ने देखा, लोगों ने पसंद किया, फिल्म सुपर हिट हुई। तो हम लोगों ने किताब में कैसे फिल्मों में भी कैसे राष्ट्रवाद हिंदुत्व का प्रयोग हुआ उस पर भी जिक्र किया। तो उसमें हम लोगों ने विवेक अग्निहोत्री से भी बात की, तो सुधीर मिश्रा जैसे फिल्मकार से भी बात की। अच्छा। जेएनयू में अगर हुआ तो हमने एनएसयूआई से भी बात की, एबीवीपी से बात की। अच्छा। तो हर चैप्टर पे हम लोगों ने जब बात की तो उसके जो दोनों स्टेक होल्डर होते हैं, ऐसा नहीं कि बस हम लोग एक घटना जो चल रही है उसके दोनों पहलुओं को रख दिया, लोगों को देखा। तो शायद एग्रेसिव लिखने के बावजूद लोगों ने जो पसंद किया या कहीं से इसका उस तरह से विरोध नहीं हुआ, इसलिए कि हम लोगों ने उसमें जैसे जिसने जैसा कहा उसको उसी तरह से लिखा। अच्छा। जो फैक्ट है सो फैक्ट है। अब कश्मीर फाइल्स चली तो मैं उसको फ्लॉप लिख दूंगा तब ना दिक्कत होगा। वो फिल्म हिट थी, उस दौर में कई सारी सिनेमा हिट हुई, बिल्कुल। तो वो चला, राष्ट्रवाद बीजेपी का चला, ये फैक्ट बात है, हुआ। 2024 के आम चुनाव में हम लोगों ने किया, वो अयोध्या जैसी सीटें हार गई, ये उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, तो था, इसमें फैक्ट है, इसमें आप आर्गू क्या कर सकते हैं, तो फैक्ट है ना। तो तमाम चीज़ें जो थी उसको हम लोगों ने उसको डॉक्यूमेंट किया और प्योर फैक्ट एंड वर्जन पे बेस पे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को कोई आपत्ति हो सकती थी और हुई भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अभी बिहार चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे वादे के, जैसे महिलाओं के खाते में पैसे दिए जाएंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट आनन फानन में कई सारी इसमें खामियां भी लोग बता रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को एक राजनीति में चुनाव से कुछ मतलब बन रहा है, घटनाएं पहले भी 2 साल अगर सरकार को देनी थी, 2 साल पहले भी अनाउंस किया जा सकता था। पूर्णिया एयरपोर्ट कब से बनने का हो रहा है कि बनेगा। तो इन घटनाओं के या इन चीज़ों को आप कैसे चुनाव से जोड़ के देखते हैं? देखिए, ये फिर वादे या बाकी जो चुनाव के अंतिम समय में जो होता है वो हमेशा उसमें फिर ये बात नहीं है। दिक्कत ये होती है कि आप 1 साल पहले वही सारे लोग डिबेट करते हैं रेवरी खराब है, और उसके बाद तमाम बुद्धिजीवी लोग और तमाम कई सारे लोग एकदम रेवरी के खिलाफ लिखने लगते हैं। दिल्ली में कुछ यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो उसके खिलाफ लगता है कि पूरा उनका जो बिहार में जो मधुबनी बैठे लोगों को लगता है कि पूरी उनके घर से ही पैसा लूट लिया गया। वो इस तरह से बड़ा दुखी रहते हैं कि दिल्ली में फ्री से पूरा देश बर्बाद हो गया। रेवरी पर जब डिबेट होती है और फिर जब यहाँ पे महिलाओं को एक साथ 10,000 रुपया दे दिया जाता है एक ऐसे स्टेट में जिसका अपना कोई रेवेन्यू नहीं है, ऑलरेडी स्टेट डेप्ट पे चल रहा है, वहाँ पे सीधे रेवरी दी जाती है। ये 10,000 प्योरली ये फ्रीबीज में का भी अल्टीमेट था। एक साथ 10,000 पहली बार हुआ है इतनी बड़ी राशि जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कहा जा रहा है कि इससे लोग बिजनेस करेंगे, लेकिन कितने लोग बिजनेस करेंगे? यहाँ पे जो भी 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ 10,000 में कितना बिजनेस कर 1.25 करोड़ दो, इसमें किसी को उससे पैसा वापस नहीं लिया जाएगा ना। जिसको पैसा ट्रांसफर हो गया तो हो गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब फ्रीबीज है। या जिस तरह से चीज़ें की गई, 125 यूनिट बिजली फ्री की गई या कई तरह के, वो होना, ये मेरा है कि वेलफेयर स्टेट में मेरा अपना पर्सनल मामला है कि वो फ्रीबीज हो या कोई भी कल्याण, हर सरकार का दायित्व है। हर सरकार का अपना, अगर उनको लग रहा है उनके पास संसाधन हैं या वो फिनेंशियल मीट कर सकती है तो उसको देना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। वेलफेयर स्टेट में हम लोग हैं, उसमें अगर आप दे रहे हैं किसी को तो उसमें नहीं है। लेकिन फिर हिपोक्रेसी नहीं करें।
कि आप एक साल आप रेवरी भाषण दें और अगले दिन आप घोषणा कर दें और आप दें और दूसरा ना दें। तो ये चीज़ तो इसीलिए बिहार चुनाव ने ये कम से कम रेवरी कल्चर वाला डिबेट ख़त्म कर दिया। हर पार्टी इसमें शामिल है, किसी को आप कह नहीं सकते हैं, और इस पर डिबेट खत्म हो गया। बाकी जब चीज़ें अगर चुनाव के नाम पे ही अगर कोई एयरपोर्ट बन जाए या कोई हॉस्पिटल मिल जाए तो अच्छा है, पब्लिक का ठीक है, चलो ठीक है, वो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करे, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, बिहार चुनाव में अभी कई सारी पार्टियां दावेदार हो रही, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? बहुत सारा तो नहीं, इसमें जैसे एनडीए और इंडिया गठबंधन है, उसके बीच में आए हैं प्रशांत किशोर जी। ये प्रशांत किशोर शुरू में तो लग रहा था कि ठीक है बिहार जैसे स्टेट में क्या कर लेंगे, लेकिन राजनीति में आप एक चीज़ पूरा इतिहास आप देख लीजिए कि जो कोई ग्राउंड पे मेहनत करता है, पैदल चलता है, जनता के बीच में रहता है, अगर आप लगातार रहते हैं तो जनता आपको रिटर्न गिफ्ट देती है, वो आपको सीट के रूप में या आपको नेता बना देती है। बिल्कुल बिल्कुल। 10 आदमी बुराई करेंगे तो आपके पक्ष में 20 लोग बोलने लगेंगे। राहुल गांधी का इमेज देख लीजिए, राहुल गांधी को लोग करते थे, एक बार वो जब पूरा देश घूम लिए तो अचानक उनका देख लिए किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, कम से कम अब उनको लोग आज की तारीख में वो खुद अपने नाम पे वोट लाते हैं, ये फैक्ट बात है जी। आज की तारीख में। इसी तरह प्रशांत किशोर बिहार में हर जगह घूम चुके हैं लगातार। जो रणनीतिकार थी चुनाव, हमको भी लगता था कई बार कि वो टिक पाएंगे उतने लंबे समय तक, टिके रहे, लगातार रहे। तो आज की तारीख में प्रशांत किशोर इस चुनाव के एक्स फैक्टर बन गए हैं। इंडिया गठबंधन, एनडीए और इंडिया के बीच में जो चुनाव परिणाम होगा वो पहली बार बिहार तीसरा कौन देख रहा है। तमाम सर्वे जिस तरह से आ रहे हैं उनको अच्छी खासी सीट मिलने का अनुमान भी दिया जा रहा है। अगर वो होल्ड कर गए, अगली चुनाव तो 1 महीना भी बाकी है, अगर उन्हें अच्छा खासा वोट मिल गया। आपको लग रहा है कि बिहार में जन स्वराज पार्टी नहीं, देखिए मुझे तो ये तो नहीं लगता कि सत्ता में आ पाएगी, और सत्ता में उनको भी पता है सत्ता में नहीं आ पाएगी, लेकिन उनके लिए ये बड़ी सफलता होगी अगर वो 12-13 डबल डिजिट में वोट ले आए तो उनके लिए बड़ी सफलता होगी। पहले बिहार जैसे बड़े स्टेट में आप 12-13% वोट लाते हैं तो ये बहुत बड़ी सीट, मिले नहीं मिले लोग उस हिसाब से नहीं देखेंगे। अगर ये 12-13% आए और उनके कारण चुनाव का आंकड़ा बदल गया तो उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये पार्टी जैसे होता है कि छोटी पार्टियां किसी में मिल जाती हैं? नहीं, आज की तारीख में वो फिलहाल तो मिलेंगे नहीं, और वो बड़ा उनका स्ट्रेटजी ठीक है। और आज की तारीख में वो जब जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरा अपना आकलन है कि उनके मजबूत होने से ज़्यादा नुकसान एनडीए को होगा। अच्छा। अगर वो आज की तारीख में जो उनको वोट मिलता दिख रहा है वो अगर मिल गया तो ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी बात होगी, एनडीए के लिए ये खतरे की घंटी होगी। अच्छा, बिहार चुनाव में आप कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं कि कांग्रेस ने अपनी कुछ जमीनी काम किया है? 2 चीज़ें हैं उसमें। पहले तो मुझे लगता है कि पिछले 30 सालों में ये पहली बार कांग्रेस ने 15-20 दिनों में इस तरह से अपनी राहुल गांधी लगातार वहाँ 5 दिन रही, कोई भी राष्ट्रीय नेता वहाँ उस तरह से गया। बिहार कांग्रेस के लिए एक सबसे आज़ादी के बाद से लेके 1990 तक तो अधिकतर समय कांग्रेस का ही राज रहा, और उसके बाद जो कांग्रेस वहाँ से हटी तो सबसे छोटी पार्टियों से भी कमज़ोर होके आ गई। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने इंटेंट दिखाया है वहाँ पे अपनी चीज़ों को सुधारने का। वो इंटेंट तो वो दिख रहा है वहाँ पे, पार्टी के लिए बज तो पैदा हो रहा है। लेकिन फिर भी वो बड़ी पार्टी तो वहाँ आरजेडी ही है। वहाँ पे अगर बेहतर होगा तो आरजेडी को बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस जो पिछले तमाम 30 सालों में, इस बार कांग्रेस सबसे अधिक सक्रिय दिख रही है। अच्छा। और कम से कम जो भी होगा वो कुछ ऐड करके इंडिया गठबंधन में दे सकती है इस बार, और चुनाव के मुकाबले इस बार थोड़ा सा बेहतर होने की आंकड़ा के बाद। फिर देखिए चुनाव में आंकड़ा बहुत ही वेग होता है, वो तुक्का होता है, वोट परसेंट का मेनली होता है। तो कांग्रेस अपने दम पर पिछले चुनाव के मुकाबले अपना वोट बेहतर करने जा रही है। वो बेहतर कुछ उसका संख्या आंकड़ा बढ़ेगा, वोट शेयर की बात मैं कर रहा हूँ।